कि कोई भी चैप्टर आप किस लाइन और लेंथ में पढ़ने वाले, है ना। एक थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि किसी भी चैप्टर को हम लोग किस तरीके से किस लाइन लेंथ में पढ़ने वाले हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कौन आ गया? जैसे किसी भी चैप्टर में, जैसे हमने मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया ना, मेटल स्टार्ट किया, ठीक। तो केमिस्ट्री में बेसिकली करना क्या है, एट द लेवल ऑफ 10th हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे मेटल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अब प्रॉपर्टीज भी दो तरीके की हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक तो फिजिकल की बात करेंगे, मतलब जो ऊपर से देखने से आपको पता चल रही है, या उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो फिजिकल में आ गया। और केमिकल मतलब किसी और से रिएक्ट करके वो कैसे रिएक्शन दे रहा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मेटल है या नॉन मेटल है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, यूटिलिटी क्या है इसकी, ठीक। फिर उसके बाद चैप्टर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि किसी मेटल को अगर कहीं पे ज्यादा यूज करना है तो उसको ज्यादा यूज करने का क्या कारण है, और किसी मेटल को अगर लेस यूज किया जा रहा है, उसकी यूटिलिटी कम है, तो उसका क्या कारण है, क्या रीजन है कि कोई ज्यादा यूज किया जा रहा है, कोई कम यूज किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ मेन वे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, ये कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज हैं। किसी भी मेटल की ऑक्सीजन से, किसी भी मेटल की वाटर से क्या रिएक्शन करेगा, किसी भी मेटल को एसिड के साथ मिक्स कराओगे तो क्या करेगा, किसी को भी बेस के साथ कराओगे तो कैसी वो रिएक्शन दे रहा है, किस तरीके के कंपाउंड बना रहा है, कोई गैस बना रहा है, कोई ऑक्साइड की लेयर बना रहा है, तो किस तरीके की ये देगा, किस तरीके के कंपाउंड देगा। उसमें भी जो ये चैप्टर्स आपके चलते हैं मेटल नॉन मेटल, इनमें एक तो बताया जाता है रूल कि भाई ये मेटल है तो शाइनी होगा, मेटल है तो इसमें ये प्रॉपर्टी होगी, और उस रूल के साथ साथ एक एक चलता है एक्सेप्शन। क्या चलता है, साथ साथ में एक्सेप्शन भी आते जाएंगे कि भाई ये मेटल है लेकिन ये शाइनी नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, ये मेटल है, हम बोल रहे हैं मेटल सॉलिड होते हैं इन जनरली, लेकिन मरकरी कैसा मेटल होता है आपका, लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शंस पे भी हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक्सेप्शन से भी फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन आपके रिएक्शन से भी फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन आपके बेसिकली बोर्ड में तो आपके इससे जो बुक की एक्टिविटीज होती हैं उन पे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को एक्टिविटी से लेके एक एक पॉइंट को हम लोगों को बहुत तरीके से करना है। तो स्टार्ट किया जाए मेटल्स को। अब मेटल की अगर यूटिलिटी की बात करो कि कहाँ कहाँ पे हम मेटल को यूज करते हैं, तो अपने चारों तरफ कहाँ कहाँ पे मेटल आप देख रहे हो, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स में, और टेक्नोलॉजी में, कौन सी टेक्नोलॉजी में, मेटेलिक पार्ट तो हर जगह ही है ना। आपके पॉट्स जो बनाते हैं, किचन के पॉट्स बनाते हैं ना, ठीक है, या मेटल का, और भी पूरी डेली लाइफ में मेटेलिक बहुत सारे चीजें, कंटेनर बना रहे हो आप, कोई आप टेबल चेयर बना लिया आपने, कुछ भी मेटेलिक, बहुत सारी चीजें मेटल्स का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक। नॉन मेटल की बात करो, जैसे नॉन मेटल में हम लोग बात करते हैं, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। सल्फर का कलर देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, येलोइश दिख रहा है ना, तो ये जो सल्फर का कलर है येलोइश, येलोइश ये जो कलर है, ये अगर आप देखो तो गार्लिक से मैच करता हुआ है, गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट खाते हैं ना हम लोग, गार्लिक का अगर कलर देखो तो ऐसा ही येलो कलर का होता है, लाइट येलो सा होता है,
ठीक है, और उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो भी पीला दिख रहा है उसमें सल्फर है, ये सल्फर का एक एकदम लाइट और डार्क के बीच का एक कलर होता है जो गार्लिक का कलर होता है, इस तरीके का। ये फास्फोरस है, फास्फोरस दो फॉर्म्स में होता है, व्हाइट और रेड। ये जो पिक्चर में दिखाया गया ये रेड फास्फोरस है। कार्बन का ये एक फॉर्म है, कार्बन के कई सारे फॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़े। तो ये आपका नॉन मेटल है, ये जो है आपके क्या है, नॉन मेटल है। और यहाँ पे जो दिखाए गए वो क्या दिखाए गए, मेटल दिखाए गए, और मेटल का मिक्सचर दिखाया गया जिसको हम लोग एलॉय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलॉय। ठीक, तो अब बात करते हैं कि मेटल में फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे अगर देखो तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो मेटल में सबसे पहली बात जो बोला जाता है कि एक स्पेशल तरीके का क्या होता है, शाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक लश्चर। बोलते हैं ना कि मेटेलिक लश्चर एक स्पेशल तरीके का शाइन है। एल्युमिनियम फॉयल सबने देखा होगा, देखा है सबने, एल्युमिनियम फॉयल देखा होगा। सिल्वर फॉयल देखा है, कुछ कुछ मिठाइयाँ स्वीट डिशेस ऐसी आती हैं जिनके ऊपर सिल्वर फॉयल पतला सा लगा हुआ होता है, तो वो आपने देखा, शाइनी है। ठीक है, गोल्ड की अगर बात कर लो तो गोल्ड के तो क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते ही इसलिए हैं कि भाई ऑर्नामेंट्स कैसे होते हैं, शाइनी तो होते हैं, तो गोल्ड कैसा होता है, शाइनी। ठीक है, तो मेटल्स में एक स्पेशल तरीके की शाइन होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से एक स्पेशल शाइन होता है। क्लियर है। अब दूसरी अगर बात करो कि मेटल में और क्या देखते हो आप, जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर बात की जाए कि मेटल जनरली आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो जनरली ये होता है, हाँ, जैसे आपने आयरन देखा है, ठीक है, आयरन का कोई ब्लॉक ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सब कैसे होते हैं आपके, हार्ड होते हैं। और किसके एग्जाम्पल है ये, मेटल के एग्जाम्पल। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करो तो एक्सेप्शन में हम लोग याद रख सकते हैं कि एक्सेप्शन में इसमें याद रख सकते हो कि सोडियम पोटेशियम, ये तीन मेटल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये है तो मेटल, क्या है ये, मेटल है, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, इनको नाइफ से कट कर सकते हो। नाइफ से क्या कर सकते हो आप, कट कर सकते हो इतने इजिली, जैसे वेजिटेबल को कट करते हो ना, जैसे आप पोटैटो को कट करते हो, उसके पीसेस कट कर सकते हो, उसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम वो है तो मेटल, लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करो तो ये होते कैसे हैं, होना चाहिए हार्ड, अगर मेटल है तो हार्ड होना चाहिए, लेकिन है कैसे, ये सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट मेटल में कौन कौन से याद रखेंगे, सोडियम पोटेशियम। कॉपर को सॉफ्ट बोल सकते हैं, नहीं, कॉपर सॉफ्ट मेटल में नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है तो सॉलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट कोर और कॉपर यूज करते हैं वो मेटल। सॉफ्ट कोर क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट कोर वहां पे बोलने का मतलब है कि आप उसको फोल्ड कर सकते हो, जैसे वायर्स होते हैं ना, ठीक है, उसको फोल्ड कर सकते हैं। और कॉपर की सॉफ्ट वो यूज की जाती है, पढ़ा है आपने पक्का से। सॉफ्ट कॉपर कोर के ऊपर सॉलिनॉइड मतलब वायर लपेटे जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से तो वहां पे आयरन का होता है सॉफ्ट, जितना मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं अभी सोलेनॉइड का, वायर्स लपेटे जाते इतना तो पता है। इन्हें भी प्रेजेंटली कॉपर के ऊपर होता है ऐसा, मेरे ख्याल से आयरन, आयरन कॉपर भी था। तो सॉफ्टनेस की भी डिग्री होती है ना, कितने सॉफ्ट, कितने सॉफ्ट को आप सॉफ्ट बोल रहे हो। जैसे हमने सोडियम और पोटेशियम को सॉफ्ट की कैटेगरी, आदित्य यहीं पे हो, हाथ उठाओ यहाँ से, ऐसे आराम से गायब हो, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम को हम सॉफ्ट की कैटेगरी में दे रहे हैं, तो सॉफ्ट की कैटेगरी में कितने पे दे रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे वेजिटेबल आप कट करते हो उसी तरीके से आपने नाइफ से कट कर लिया तो उसको सॉफ्ट बोलेंगे।
फिर उसके बाद बात की जा रही है कि भाई ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल वर्ड का क्या मतलब है, कौन बताएगा? शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है इनको, क्या बनाई जा सकती है इनकी, सीट्स बना सकते हैं आप। तो इससे भी मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है इनमें, जब आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये सॉलिड आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब ये सॉलिड एल्यूमिनियम से हमको मान लो एल्यूमिनियम का पैन बनाना है, क्या बनाना है, पैन फॉर्म करना है। तो अब ये सॉलिड पीस रखा हुआ, अब इससे पैन कैसे बनाए, तो क्या करेंगे, इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी को बोल दिया जाएगा कि एक हैमर लेके आ जाओ और क्या करो, इसको फोर्स अप्लाई करके इसको आप क्या करो, बहुत इस पे जब बार बार आप फोर्स अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे ये जो सॉलिड पीस होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट, ठीक है। तो शीट, ये जो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये किस लिए जरूरी होती है, जरूरत होती है इसकी, या ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है डिफरेंट शेप्स के, अगर आपको आर्टिकल्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना होता है। अब आपको पता चला कि ये इतना मोटा ब्रिक है एल्युमिनियम का, अब आपको तो बनानी है वो पैन बनाना है, तो उसके लिए तो इतनी थिकनेस चाहिए। अब उतनी थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये मेलिएबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे काम आ जाती है। इसको बीट करते जाते हैं, बीट करते जाते हैं, देखते हैं कि क्या किस में कन्वर्ट हो गया, शीट में। और शीट का बहुत सारी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो अगर मेलिएबिलिटी की बात करो तो मेलिएबिलिटी इसमें भी बहुत अच्छी होती है। एक मेटल है गोल्ड की भी मेलिएबिलिटी अच्छी होती है। एक और इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर। डक्टाइल का क्या मतलब है, वायर्स, वायर कन्वर्जन कर सकते हो आप, इससे क्या बना सकते हो, वायर फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेटल जिसको आप किसमें, जिसके वायर्स बनाए जा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है ये किसमें होती है, मेटल्स में होती है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाईली डक्टाइल है, हाईली डक्टाइल याद रखो, किसी ने कुछ आंसर दिया, हाईली डक्टाइल मेटल कौन सा है, हाईली डक्टाइल मेटल की अगर बात करो, वैसे तो कॉपर एल्युमिनियम इन सब के वायर्स बनाए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो होता है आपका गोल्ड। गोल्ड की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर इसका 1 ग्राम लेते हो ना, तो इसके 1 ग्राम से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो। देख पा रहे हो 1 ग्राम कितना कम है, इससे कितना लंबा वायर बना रहे हैं हम, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो। गोल्ड का जो ये जो डक्टाइल टेंडेंसी है ये क्या है, सबसे ज्यादा हाई होती है जितने भी मेटल्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो कॉपर में भी होता है, आपका एल्युमिनियम में भी होता है, वायर्स कॉपर एल्युमिनियम इन सब के देखने को हमको मिलते हैं, और भी मेटल्स के मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड। क्लियर है सबको, इतना कुछ खास बातें नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझते जाना है कि क्या पॉइंट कह रहा है और उसका क्या एग्जाम्पल है, अगर कहीं पे कोई एक्सेप्शन है तो क्या है। मेटल्स कंडक्टर ऑफ हीट हैं अच्छे खासे, ठीक है। अगर ये कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते तो हम लोग जो कुकिंग करते हैं वो नहीं हो पाती ना। क्या करते हैं हम लोग, कुछ चाहिए, पानी चाहिए, जो हम लोग कुकिंग करते हैं उसमें क्या होता है, क्या करते हो आप, देखो, हाँ, कुकिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, गैस का ये है ना, अब यहाँ से क्या निकलेगा, एलपीजी है ना, ये सिलेंडर से कनेक्टेड है, एलपीजी, एलपीजी निकल रहा है, एलपीजी हो रहा है, धीरे धीरे बर्न हो रहा है, बर्न होने से क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और वो भी कैसी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी।
ठीक है। अब इस हीट एनर्जी के ऊपर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे अपना प्रेशर कुकर रख दिया। ठीक है। अब प्रेशर कुकर कैसा है, मेटेलिक है, मेटल से बना हुआ। ठीक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले मेटल, यहाँ से एलपीजी की जो हीट एनर्जी थी वो मेटल पे गई, मेटल पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया, जितना भी आपने फूड रखा है वो हीटअप हुआ और धीरे धीरे क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। तो इस फूड को क्या मिली, हीट एनर्जी मिली, तभी तो ये प्रिपेयर हुआ, तभी तो पका, नहीं तो क्या होता, पक नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल जो है वो क्या है, अच्छे खासे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है। तो कंडक्टिंग पावर जो होता है, इसमें भी अगर कंडक्टिंग पावर में देखें तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कंडक्टर होता है वो आपका होता है सिल्वर। सबसे ज्यादा अगर हाई कंडक्टिंग बोले तो कौन होता है, केजी से डिनोट करते हैं सिल्वर, सबसे ज्यादा हाईली कंडक्टिंग है। इलेक्ट्रिसिटी का भी सबसे ज्यादा हाईली कंडक्टिंग होता है। अगर बात करो आप इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है मेटल। कैसे कंडक्शन होता है देखो, जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक है। तो मेटल का जो क्रिस्टल होगा, मेटल का जो पार्ट होगा, जो भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, जैसे मान लो ये मेटल का कोई वायर है, ठीक, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो करा दी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक। तो ये जो मेटल का वायर है, इसमें मेटल की एक ही एटम तो होंगे नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे। अगर उस एटम को हम एम से डिनोट करें, हम बोले कि एम है मेटल का एटम, ठीक। तो मेटल का जो एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक निगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, अगर मेटल को बोलो तो उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है, निगेटिव। मेटल के एटम में निगेटिव पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव पार्ट में क्या आ जाता है आपका, न्यूक्लियस आ जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन वैसे तो आपको पता है क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट में कौन आ गया मेजर वे में, प्रोटॉन। ठीक। तो किसी भी मेटल का जो एम मेटल है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो तो जो पॉजिटिव पार्ट बचता है उसको हम लोग नाम देते हैं मेटल। ये जो एम है इसका इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इसके पूरे पॉजिटिव पार्ट को हम लोग नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं कर्नल। क्या नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता कैसे है, ये जो पॉजिटिव दिखाया गया ये क्या है, सारे कर्नल है मेटल के, मतलब मेटल का एटम का पॉजिटिव पार्ट है ये पॉजिटिव, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक। जैसे ही आप क्या करते हो, इस मेटल के वायर को किसी सेल से कनेक्ट करते हो, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जैसे इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। और आपको पता है कि जो करंट होता है, फिजिक्स थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई कि नहीं, जो करंट हो जाता है वो क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसी को करंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने लगते हैं मेटल वायर के एक एंड से दूसरे एंड। क्लियर। तो इस तरीके से कंडक्शन होता है। मेटल सारे कंडक्टिंग होते हैं। एक अगर आप बात करो मरकरी की, तो मरकरी नहीं होगा। मरकरी क्यों नहीं होगा, मरकरी आपका किस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में, है ना। तो उसमें भी कंडक्शन पॉसिबल है, उसकी स्पेशल कंडीशंस होती है।
उसमें भी कंडक्शन पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर जो है सॉलिड्स में होता है ये कंडक्शन। अगर आप बात करो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हाईएस्ट किस में है, तो हाईएस्ट याद रखो कि सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो किसको बोलोगे आप? अब आप बोलोगे कि भाई अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, एजी है, तो सिल्वर का वायर क्यों नहीं बनाया जाता जब सबसे ज्यादा उससे? क्यों? क्योंकि हाँ, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा इसका क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो सिल्वर का वायर तो बना दो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो फास्ट करेगा, लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अपने को जो प्रैक्टिकल यूज में काम करने होते हैं वो कैसे करने होते हैं कि क्या बोलते हैं, चीप एंड बेस्ट, है ना। तो बहुत चीप भी नहीं हो खैर, लेकिन बेस्ट तो ढूंढा जाता है। हाँ, तो अब सिल्वर के कंपैरिजन में हम लोग कॉपर, एल्युमिनियम, इनके वायर्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्लियर? सिल्वर के बाद कॉपर आता है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम होता है। कंडक्टिविटी। अब देखो ये दिखाया गया है, ये इस पिक्चर में दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका मेटेलिक वायर होता है, अगर ये इसी तरीके से ओपन रहे तो क्या होगा, आपको उसमें करंट फ्लो कर रहा है और आपने टच कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा ना, आपको इलेक्ट्रिक शॉक। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग करी जाती है। हाँ, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग होती है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करवाए। तो आउटर कवरिंग इसकी करा दी जाती है, जैसे पीवीसी वगैरह होता है। पीवीसी सुना है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये एक प्लास्टिक होता है, पॉलीमर होता है, पीवीसी। पीवीसी की कवरिंग इस पे कर दी जाती है वायर्स के ऊपर। पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बना हुआ होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 CHCl से बना हुआ होता है। ये वाला जो मटेरियल लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? ये जो प्लास्टिक बना हुआ है पीवीसी, ये किससे बना हुआ है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते जाते हैं और अटैच होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं पीवीसी। इट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो ये बात कर ली, ये देखो ये जितने इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, अलाइन हो गए, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और इसी तरीके से करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है। ये वायर का इंटरनल डायग्राम दिखाया गया किसी वायर। अब देखो, अब मेटल में और क्या चीजें देख सकते हो आप, मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस का क्या मतलब है, अगर आप इसको हिट करोगे तो क्या होगा, आवाज प्रोड्यूस होगी। मंदिर में जैसे हम लोग घंटे वगैरह बजाते हैं, या पुराने अगर आप उसमें जाओ, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाओ, तो अभी भी बड़े से घंटे ऐसे सर्कल से ऐसे टंगे होते हैं, जो पहले गार्ड वगैरह या जो भी उसको इंडिकेट करता होगा वो बजाता रहा होगा। अभी तो क्या है, सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक बेल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, लेकिन मंदिर वगैरह में तो अभी भी ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो सोनरस प्रॉपर्टी है, ये क्या है, बहुत हमारे क्या होती है, काम आती है। कैसे कैसे काम आती है, म्यूजिक में, है ना। ये जो कथक वथक के घुंघरू हैं, स्कूल में काम आता है, या कहीं पे भी जहाँ पे इस तरीके का। अब ये जैसे बच्चा है, ठीक है, इसको क्या पहनाया गया है, ये पायल पहनाई गई है। तो इसमें क्या है, पायल में मेटेलिक बीट्स हैं, ठीक है। मेटेलिक बीट्स से क्या होता है, आवाज प्रोड्यूस होती है। तो छोटे बच्चे को हम क्या कर पाते हैं, लोकेट भी कर पाते हैं, सुंदरता भी दिखती है ना, और लोकेट भी कर पाते हैं। आदित हंसा,
नहीं, ऐसा होता है कि बहुत जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करना पड़ता है उनको, आपके पास 24 आवर ये काम नहीं होता है ना कि उस बच्चे को ही आप देखते रहो। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके की चीजें बच्चों को पहना दी जाती। और बड़े बुजुर्ग उसको क्या बोलते हैं, ये नजर का है, इसका है, उसका है। बेसिकली क्या होता है, वो हमारे कुछ ना कुछ वो हमें इंडिकेट कर। उसके बाद अगर बात करो तो और क्या प्रॉपर्टी देखते हो, हाई डेंसिटी होती है मेटल्स में। हाई डेंसिटी क्यों होगी, हाई डेंसिटी का क्या रीजन है भाई, क्या है, सॉलिड है ना ज्यादातर। और सॉलिड में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। हाँ, एटम्स बहुत पास पास होंगे। एटम्स अगर बहुत पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। और मॉलिक्यूल्स या एटम्स अगर बहुत पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी। ठीक है, जैसे इस क्लास में मान लो अभी आप 7-8 लोग बैठे हो, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इस रूम की कितनी है, 8 और 9% इस समय दिखाई दे रही है। अब इसमें हम 50 स्टूडेंट्स को अगर बैठा दें तो कितना पास पास बैठ जाएंगे, एकदम डेंस लगेगा ना ये रूम। 50 के लिए हो सकता है 50 बैठ भी नहीं पाए, है ना। तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ गए, एटम्स अगर पास पास आ गए तो डेंसिटी हाई हो गई। अब क्यों, क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं, ज्यादातर मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं तो डेंसिटी अपने आप हाई हो जाती है। इसके बाद बात करो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जैसे आप कोई फोर्स लगा रहे हो ना, तो कौन जल्दी से ब्रेक होगा, कौन लेट में ब्रेक होगा। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड है, सॉलिड है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, हाई होगी। क्यों, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल आसपास बहुत तेजी से फोर्स से एक दूसरे को ऐसे ग्रेस्प किए हुए हैं, तो आप अगर बीट करते हो तो इनको ब्रेक होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। सॉफ्ट मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉन मेटल से, नॉन मेटल बेसिकली नॉन मेटल ज्यादातर ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो वहां टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। नॉन मेटल ज्यादातर फोर्स लगाने पे क्या होते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं, ब्रिटल। ये भी टूटेगा, ऐसा नहीं है टूटेगा नहीं। हाँ, हाँ, इसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और नॉन मेटल में आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कोयला देखा है आपने, कोयला, ठीक है, कोयला देखो कार्बन का एक फॉर्म है, तो क्या होता है, आप फटाफट मारते हो पीसेस में टूट जाता है। सॉलिड्स होते हैं, बार बार यही एक बात बताने की जरूरत नहीं है, मेटेलिक। अच्छा, अब कंपेयर कर रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, ये पढ़ लेते हैं, ये समझ लेते हैं। अब सॉलिड वाले में वो एग्जांपल तो आपको याद ही रखना है, कौन सा, कि ऑल आर सॉलिड, बट कौन सा लिक्विड होता है, मरकरी जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है, इसीलिए इसको थर्मोमीटर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है ना। मरकरी वाला थर्मोमीटर देखा है सबने, थर्मोमीटर देखा हुआ है, क्योंकि किसी ने बोला नो, क्योंकि आजकल डिजिटल चलने लगा है ना, तो लोग उसमें मरकरी तो देखते हैं। हाँ, हाँ, मेरे घर में तो वही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, तो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी। नॉन मेटल्स की अगर बात करो तो ये डल होते हैं। कैसे होते हैं, डल, शाइन वगैरह नहीं होगा, ऐसे डल दिखेंगे आपको। ठीक, जैसे, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखो। जैसे आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका जो क्रिस्टल होता है ना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं
ये शाइनी होते हैं। तो आयोडीन मेटल नहीं है, आयोडीन कैसा है, नॉन मेटल है, लेकिन इसमें क्या होता है, शाइन प्रेजेंट होता है, शाइनिंग लशर आपको दिखाई देता है। इसका कुछ क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्पेशल तरीके का होता है। जैसे डायमंड में डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है, डायमंड नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन डायमंड में भी एक स्पेशल तरीके की क्या होती है, शाइन होती है। उसमें फिजिक्स का एक फिनोमिनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अभी लाइट जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे TIR प्रेजेंट होता है। TIR का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी मटेरियल के अंदर एक बार लाइट एंटर कर गई तो वो लाइट बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर नहीं निकलने का मतलब क्या है, हाँ उसी में, जैसे मान लो किसी का सरफेस ऐसा 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 कैसा वैसा कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब एक बार यहाँ से, पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ से लाइट एंटर की, यहाँ से, ठीक है, किसी सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरे सरफेस पे चली गई, यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, तीसरे पे चली गई, चौथे पे, इस तरीके से बार बार अंदर ही उसके रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो लाइट क्या होती है, उसके अंदर ही घूमती रहती है, और उसके अंदर ही घूमती रहती है, बाहर नहीं निकलती है, इसलिए वो क्या होता है, शाइनी बना रहता है, ठीक है, उसमें चमक होती है। तो डायमंड में एक स्पेशल तरीके का क्या होता है, हाँ डायमंड की भी अगर बात करो तो ये किससे बना हुआ है, नॉन मेटल से बना हुआ है। किस नॉन मेटल से, कार्बन से, लेकिन इसमें भी क्या होती है, एक स्पेशल तरीके की शाइन होती है, ठीक। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड इसका एक ऐसा एग्जांपल है जो हार्ड होता है। नॉन मेटल ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड ऐसा इसका एग्जांपल है जो हार्ड। फिर उसके बाद सॉफ्ट भी होगा और क्या होगा, ब्रिटल भी होगा। ब्रिटल का मतलब आपने इसको फेंक दिया, गिरा दिया, फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो ब्रेक इनटू स्मॉल, छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शन याद रखो तो कौन सा याद रखोगे, एक्सेप्शन में डायमंड। डायमंड कैसा होता है, हाँ ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या हो गया, सॉफ्ट ना होकर के कैसा होता है, हाँ। फिर उसके बाद अगर बात करो तो नॉन मेटल में आपके ये तो ना तो मेलिएबल होंगे और ना ही टेक्टाइल होंगे, अपोजिट है जस्ट, ठीक है। ना तो आप शीट बना सकते हो इसकी और ना ही इसका वायर बना सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करो तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, दोनों के, हीट को भी अच्छा कंडक्ट नहीं करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छा कंडक्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, हाँ हाँ इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड। और इस लेयर्ड स्ट्रक्चर के देखो, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है ना तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हमने बोला मेटल सॉलिड होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक पार्ट कर्नल पॉजिटिव और बाकी इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन नॉन मेटल में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। लेकिन कार्बन का एक फॉर्म है, जैसे डायमंड था उसी तरीके का दूसरा एक फॉर्म है, दूसरा एक एलोट्रोप है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। ये डल डार्क ग्रे कलर का होता है, डल कलर का, लेकिन इसके स्ट्रक्चर एक स्पेशल तरीके का, ये देखो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है इसके स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स बनी किससे होती है, कार्बन से बनी हुई होती है। कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हो।
और ये एक हेक्सागोनल रिंग दूसरी तीसरी चौथी इस तरीके से एक लेयर बनाती है। ऐसे एक लेयर ये है, इसके नीचे एक लेयर है, फिर उसके नीचे, और ये लेयर इस तरीके से होती हैं कि कार्बन को अगर देखो तो कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कार्बन एलिमेंट का अगर एक एटम आप देखोगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल। ये इसकी हो गई इनर शेल और ये हो गई इसकी आउटर शेल, जिसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस शेल। जो आउटर शेल होती है किसी भी एटम की, वही पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड बनाने में। मतलब किसी और एटम से अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को यूज कर। ठीक, तो अब ये क्या करता है, ये दूसरे कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एडअप होता है। किस तरीके से एडअप होता है, अगर आप ध्यान से देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो। ठीक, ये कार्बन इधर से एडअप है, इधर से एडअप है और इधर से, देख पा रहे हो, 3 तरफ से एडअप है। ठीक, कार्बन और तीनों तरफ से ऐड होने में एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने यूज कर रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, जिसमें से ये एक इधर एक इधर एक इधर यूज कर दे रहा है। किसी भी कार्बन को, पूरे स्ट्रक्चर को उठा के अगर हम देखते हैं किसी भी कार्बन को, तो ऐसा ही देखने को मिलता है। 3-3 इलेक्ट्रॉन को वो बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री रह जाता है। इसी स्ट्रक्चर में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके पास फ्री रह जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो लेयर्स हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके की लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आप इसको किसी उससे बैटरी से कनेक्ट करते हो, वैसे ही वो क्या करता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं। बाकी नॉन मेटल्स में ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कोई ऐसा नॉन मेटल बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, तो आप क्या बताओगे, कार्बन का एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। डायमंड नहीं करता, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा 3D स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये अभी आपको बॉन्डिंग समझाया नहीं है ना, तो आपको समझ उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा समझ लो। टेट्राहेड्रन, डायमंड में जो कार्बन होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, टेट्राहेड्रन। मान लो ये एक कार्बन है तो ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा। ठीक है, इस तरीके से अटैच होते हैं एक दूसरे से। तो इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड अगर बना लिए तो इसने अपने पूरे चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया। इसी तरीके से ये ऊपर भी ऐसे ही होगा, ऐसे, ये वाला भी ऐसे ही होगा, चारों से, ये भी 4 से अटैच होगा। तो डायमंड में क्या होता है कि ऑल 4 इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हो कि कार्बन 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 से डायमंड भी बना हुआ है और कार्बन 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 से ग्रेफाइट भी बना हुआ है, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है, ये नहीं करा रहा है। ये क्यों नहीं करा रहा, इसके चारों, एक एटम के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों बॉन्ड बनाने में वो बंधे हुए हैं बॉन्ड से। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लेयर्ड था, कि उसमें एक कार्बन अगले 3 कार्बन से अटैच है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाता है। वो लेयर्स के बीच में आराम से घूमता रहता है, अगर आप बैटरी से कनेक्ट करो तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। क्लियर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो डायमंड क्या होता है, नॉन कंडक्टर। दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, एक है कंडक्टर और दूसरा क्या है आपका, नॉन कंडक्टर। ठीक, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन सोनरस, कोई आवाज प्रोड्यूस इस तरीके की नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो जो मेटल थे
उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, हाई होता है। देखो अब ध्यान से समझो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है। हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर किसी सॉलिड को आप हीटअप करते हो, एनर्जी देते हो, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है वो, तो उसका वो जो टेम्परेचर हम नोट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यही तो बोलते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो आप, प्रेशर कितना है, किसकी आवाज आ रही, 1 atm प्रेशर है। इस प्रेशर पे जब आप सॉलिड को हीट देते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे आप ऐसा देखते हो कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में। उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हो तो आप बोलते हो कि लिक्विड है कोई, उसको क्या करते हो आप, गैस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना जब स्टार्ट कर देता है तो उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हो और उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट बोलने लगते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड और इनके मेटल्स के हाई होते हैं और नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, लो होते हैं। ऐसा होता क्यों है, देखो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों की बात करो तो दोनों डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मतलब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा। जैसे ये कोई ए पर्सन है और ये कौन है, ये बी। ठीक, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इनकी अच्छी सी फ्रेंडशिप है। ठीक, अब यहाँ पे कोई दूसरे दो पर्सन है, एक ये सी है और एक ये डी है, इनके बीच भी फ्रेंडशिप है एक अच्छी सी। ठीक है, अब पर्व को बोला गया कि इनकी फ्रेंडशिप तोड़वानी है, हमको ये खत्म करना है, ये बॉन्ड इनके बीच में जो बॉन्ड है ना इसको खत्म करना है, इनको अलग अलग करना। ठीक, और यहाँ पे बोला गया पर्व को कि ये सी और डी के बीच में भी। ठीक, यहाँ पे पर्व गया, एक बात इसने बोली, दोनों की फ्रेंडशिप यूं खत्म हो गई, है ना। और यहाँ पे पर्व 10 बातें बोल चुका है लेकिन फ्रेंडशिप खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मतलब क्या है, इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है ना, ये कोशिश बहुत करनी पड़ रही है। और केमिस्ट्री में कोशिश का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में कोशिश का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है एनर्जी। फिजिकल फोर्स नहीं आते हैं, बात क्या होती है यहाँ पे, हर बात होती है एनर्जी के टर्म्स में। या तो इलेक्ट्रॉन की बात होगी केमिस्ट्री में, या किसकी बात होगी, एनर्जी की बात होगी। तो यहाँ पे आपको 10 बातें करनी पड़ रही है, उसके बाद भी हो सकता है 11वीं बात करनी पड़े तब ये फ्रेंडशिप टूटे। और यहाँ पे 1 या 2 बातों में ही बात अपनी बन गई। ठीक, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सी और डी की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी, यहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट किए हुए थे। और यहाँ पे क्या था, अट्रैक्शन पावर बहुत कम था, 1-2 बातों में थोड़ा सा फोर्स लगाया आपने, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 किलो कैलोरी हीट दी और ए और बी सेपरेट हो गए, ये वेपर बन के इधर उड़ गया, ये वेपर बन के इधर उड़ गया, खत्म। ठीक है, यह सॉलिड सॉलिड थे तो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया अलग। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने 100 किलो कैलोरी 200 किलो कैलोरी एनर्जी देते जा रहे हैं, ये सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं, बॉयल ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी दी उसके बाद ये बॉयल हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ा। तो कुल मिला के बात क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। तो मेटल्स की हमने क्या बात की कि मेटल कैसे होते हैं जनरली, सॉलिड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे,
ज्यादा होंगे, जस्टिफाइड, क्लियर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। तो आप बोलोगे ये एक्सेप्शन जो है ये क्या है, हमारी क्लास में आकर के बैठ गए हैं, हर पॉइंट में हमें एक्सेप्शन याद करना पड़ रहा है। जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि एक होता है सीजियम, है ना, एक मेटल गैलियम, ठीक है। ये दोनों, ये सब इतने सॉफ्ट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर इनको आप हथेलियों के बीच में रख लो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आपका ये जो पाम है इससे इतनी इनको हीट मिल जाती, थोड़ी सी हीट बिल्कुल दिया और क्या हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने एक्सेप्शन हो गए। अभी हमने बताया था कि मेटल का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। लेकिन गैलियम, सीजियम ये कैसे हैं कि आपको, अगर आप, ये गैलियम का तो स्पेशल एग्जांपल है कि पाम का हीट अगर आप दे देते हो तो उससे भी एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी क्यों होगी, हर तरीके का प्रेजेंट होता है। देखो नॉन मेटल की अगर बात करो, मेटल ज्यादातर सॉलिड है। नॉन मेटल की अगर बात करो तो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस बनाता है H2। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, N2 बनाता है, O2 बनाता है, ये सब गैस है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब नॉन मेटल है और सब गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड की बात करो अगर, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में भी है कई सारे। सॉलिड की अगर बात करो तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में हो गया, नॉन मेटल है और किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर बात करो ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब किस फॉर्म में हो गए, सॉलिड फॉर्म में हो गए, ठीक है। ब्रोमीन Br2, ये एक रेड कलर का लिक्विड होता है क्या, नॉन मेटल, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वाटर कंपाउंड में आ गया इसमें। हाँ, इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट का मतलब किसी सिंगल एलिमेंट की बात हो रही। जैसे यहाँ पे हमने H2 लिखा, N2 लिखा, O2 लिखा, किसी और एलिमेंट को नहीं लिखा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल की जब बात कर रहे हैं तो कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल एलिमेंट की बात हो रही। जैसे Br2 जो है ये रेड कलर का लिक्विड होता है, तो ये भी एक नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ सॉलिड है, कुछ क्या है लिक्विड, कुछ क्या है गैस। तो जो सॉलिड होंगे उनमें तो कुछ डेंसिटी हाई होगी भी, जो लिक्विड और गैस होंगे उनकी, लिक्विड गैस की डेंसिटी तो कम होती है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये लिक्विड का, ये सॉलिड का है बहुत पास पास, और गैस में क्या हो जाता है, इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे से कंट्रोल बहुत कम होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। क्लियर है इतने पॉइंट। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब वही है, फोर्स अगर बहुत कम लग रहा है तो आप अगर फोर्स लगाओगे तो तुरंत क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जस्ट अपोजिट है, ये देखो ये डायग्राम है। आयोडीन का क्रिस्टल ऐसा होता है, ये सॉलिड क्रिस्टल है, देखो पर्पल, ज्यादातर तो ऐसा ब्लूइश सा ही दिखता है, पर्पल ब्लूइश दिख रहा है। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन गैस की वेपर है, रेड कलर की, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन गैस जो होती है वो येलोइश ग्रीन होती है। मतलब ना तो ये येलो कलर की दिखेगी ना ग्रीन होगी, येलो और ग्रीन के बीच का कलर आपको दिखाई देता है। जैसे लैब में अगर आपको ये दे दिया जाए सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, नमक कॉमन सॉल्ट जो है ये मिल जाए आपको, और आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल जाए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दे दिया गया, NaCl दे दिया गया, और आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल गया आपको। तो आपने NaCl यहाँ पे लिया था, आपने इसमें 2 ड्रॉप क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। अब आप क्या देखोगे, NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे और एक गैस प्रोड्यूस होगी, वो भी येलो ग्रीन कलर की होगी, उसको बोलते हैं HCl। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, HCl गैस प्रोड्यूस होती है, इसी कुछ कलर की होती है, येलो ग्रीन। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा NaHSO4 और HCl। ये जो HCl होती है टेस्ट ट्यूब के पास सॉरी नाक अपनी अगर ले आओ टेस्ट ट्यूब के जस्ट पास, तो क्या होगा, आप एकदम अपनी नोज को पीछे कर लोगे। पीछे करने का मतलब यहाँ से पीछे नहीं लगाओगे, क्या करोगे, मुंह अपना तुरंत पीछे करोगे। कैसा, बहुत ही तेज स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल जिसको बोलते हैं। इसकी जो स्मेल होती है कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। क्लोराइड रेडिकल का टेस्ट होता है, उसमें हम लोग करते हैं Cl- के टेस्ट में। आपको अगर कोई सॉल्ट दे दिया गया तो आप क्या करते हो, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालते हो, और जैसे ही टेस्ट ट्यूब को आप अपने नाक के पास लाओगे, आप तुरंत आपको अपना फेस पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज ऐसा ब्रेन में जैसे लगेगा आपको ऊपर तक यहाँ तक आ रही है। ठीक है, बहुत गंदी, पंजेंट का मतलब बहुत तेज स्मेल। गंदी नहीं बोलेंगे, गंदी स्मेल तो बोलते हैं जैसे कोई बहुत ही बदबू ऐसी आ रही है, उस वो नहीं होती है, बहुत तेज होती है, आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है। तो ठीक है भाई, दो चीजों से, स्मेल अगर अच्छी है तो आप उसको इनहेल करना पसंद करते हो। स्मेल या तो आपको बहुत तेज कहीं पे पिंच कर रही है, या कुछ इस तरीके की स्मेल है जो बहुत ही गंदी है, जो जिसको आप वो नहीं कर पा रहे, तो ही आप अपना फेस पीछे करते हो ना। तो ये बताने का मतलब क्या था, अच्छा ये भी तो समझ लो, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो बात अलग हो गई। ये येलो ग्रीन कलर आपको क्लोरीन का बताना चाह रहे थे, उसके साथ हमने बताया कि HCl का भी जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है, और स्मेल कैसी होती है HCl की, HCl गैस की पंजेंट स्मेल। इसको अगर आपको HCl को पहचानना होता है, जैसे हमको ये NaCl हमको सॉल्ट दिया गया लैब में, हमने इसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड डाला, और यहाँ से हमें HCl की पंजेंट स्मेल देखने को क्या, आपने इसको स्मेल किया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको कंफर्म करना है। लैब में जब हम टेस्ट करते हैं तो एक प्राइमरी टेस्ट करते हैं और एक कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ये प्राइमरी टेस्ट था, किसका प्राइमरी टेस्ट था, कि सॉल्ट जो हमें दिया गया है उसमें Cl- है, इसको बोलते हैं क्लोराइड रेडिकल। ठीक है, अब जो टेस्ट ट्यूब था, यहाँ से एक पंजेंट स्मेल वाली गैस निकल रही है, हमने बोला ये HCl हो सकती है। अब क्या करते हैं, लैब में हमारे पास फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, फिल्टर पेपर को एक पतली सी उसकी स्ट्रिप बना लेंगे, फोल्ड कर लेंगे उसको, और लैब में आपके पास NH4OH होगा, या इसको बोलते हैं अमोनिया का सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन, ये लैब में होता है। ठीक है, तो एक फिल्टर पेपर लेके आते हैं हम लोग, इसमें डिप करते हैं, फिल्टर पेपर को इसको इसमें डिप कर दो, और फिर इस फिल्टर पेपर को आप लेके कहाँ पे आओ, यहाँ पे इसके माउथ पे, इस टेस्ट ट्यूब। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे डेंस
वाइट फ्यूम्स क्रिएट होती है टेस्ट ट्यूब के माउथ पे। आपको ये सॉल्ट मिला टेस्ट करने के लिए, आपको बोला गया इसमें पता लगाओ क्लोराइड है क्या, Cl- है क्या। तो आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लैब में है, 1-2 ड्रॉप इसमें ड्रॉपर से आपने टेस्ट ट्यूब में इसको लिया और डाल दिया। आपको यहाँ से पंजेंट स्मेल आने लगी, टेस्ट ट्यूब को आपने स्टैंड में लगा दिया। अब आपने क्या किया, आपने लैब में देखा NH4OH कहाँ पे है, या अमोनिया सोल्यूशन लिखा होगा। एक फिल्टर पेपर की पतली सी स्ट्रिप बनाई, उस अमोनिया सोल्यूशन में डिप किया, उसको निकाला, इसके माउथ पे ला करके हमने लगाया। जब लगाते हो तो आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे, ठीक है। जब व्हाइट फ्यूम्स अगर आपको दिख जाती हैं तो आप बोलते हो कि Cl- कंफर्म है। अब आप बोलोगे ये व्हाइट फ्यूम्स किसकी बनी, तो व्हाइट फ्यूम्स बनती किसकी है, HCl गैस निकल रही थी वहां से पंजेंट, NH4OH इसके माउथ पे आपने ला करके फिल्टर पेपर इसमें डिप किया था, यही फिल्टर पेपर आप लेके आए थे। तो फिल्टर पेपर में क्या लगा हुआ है, NH4OH लगा हुआ है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है NH4Cl। ये जो NH4Cl बनता है इसकी व्हाइट कलर की फ्यूम्स, तो आप बोलते हो कि Cl- कंफर्म। लैब में जब कोई भी टेस्ट करते हैं तो पहले एक प्राइमरी टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद एक कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये इसका कैसा टेस्ट हो गया, कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे मेटल नॉन मेटल बताते समय क्यों बताया इसको, ये कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में काम, ठीक, क्लियर है बात, यस और नो। अब हम लोग बात करेंगे मेटल कैसे रिएक्ट करता है किसी के साथ, किस तरीके की उसकी एक्टिविटी होती है, उसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, कौन ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन तेज कर रहा है, कौन कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन नॉर्मल से, कौन हॉट से, कौन स्टीम से, कौन उससे भी। 4-5 कैटेगरी है। कुछ ऐसे होंगे जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ना तो कोल्ड ना तो हॉट स्टीम से रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे कुछ भी ले आओ, कैसा भी पानी ले आओ हम तो रिएक्ट नहीं करना, वो लास्ट वाले होंगे सब गोल्ड सिल्वर, ठीक है। आज की क्लास ऑफ की जाए, क्या कहते हैं, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताइए। टाइम देख लो, नहीं तो 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, हो गए। चलो बच्चा पार्टी, बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा आपकी अभी मैथ्स की क्लास होगी ना, हाँ अभी तो बाय बाय मत करो, मेरे से बाय बाय कर लो। नहीं बच्चे सोचे बाय बाय।